हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th में चैप्टर नंबर 7 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट। और इसमें और क्या होने वाला है, तो इसमें बात होने वाली है ग्रोथ की, इनफॉर्मलाइजेशन की और अदर इश्यूज की। ठीक है, तो अबे हमें चाहिए क्या भाई? रोजगार। और रोजगार के लिए तो मेरे साथ बने रहिए ना यार। क्या करना पड़ेगा? थोड़ी बहुत डिग्री लेने से नहीं चलेगा काम। अब क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगी हम लोगों को दमदार। ठीक है, तो क्लास 12th में हम लोगों को ये जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये क्या सिखाती है कि हमें हमारे देश में रोजगार क्या करना है भैया? पैदा करना है। पैदा करने का मतलब ये नहीं हुआ दिमाग इधर उधर नहीं ले जाइए, यहां पे रखिए दिमाग। क्या इसका मतलब है? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। कैसे होगी? तो डिग्री लेने से नहीं होगी, काम सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे देश की क्या हो पाएगी? तरक्की हो पाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां चैप्टर को। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो आता कहां से, होता क्या है, कैसे करेंगे एम्प्लॉयमेंट की हम लोग बात। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग अगर कहीं पे भी जाके काम करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटीज। ओके, अब एक्टिविटीज जब हम लोग करेंगे तो हम चाहेंगे कि उसके बदले में हमें क्या मिले भाई? पैसा मिले। अगर पैसा नहीं मिला तो काम आपने कर दिया तो ऐसा कोई भी काम जिसके बदले में आपको पैसा मिले उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और वो सारे काम जिसके बदले में हमें पैसा ना मिले उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, तो अब हम लोगों को ये समझ में आ गया कि काम तो करना है और काम करने के बदले में ही हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। बट काम करने से होता क्या है? काम करने से हमारे फूड की, हमारे शेल्टर की, ठीक है, और हमारे क्लोथिंग की क्या हो पाती है? जुगाड़ हो पाती है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। एम्प्लॉयमेंट इज एंगेजिंग पीपल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? पीपल को एंगेज करना है। हमें किस में एंगेज करना है भाई? इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज करना है। मतलब उस काम से उस बंदे को क्या मिल सके भैया? पैसा मिल सके। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो ऐसे काम करने का मतलब क्या रहेगा भाई? ओके, कुछ दिनों तक के वो काम करेगा, उसके बाद वो काम करना क्या कर देगा भाई? छोड़ देगा, है ना? तो हमें ऐसा नहीं करना है। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज आर, एज वी नो, आर कैटेगराइज्ड एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज को हम लोगों ने दो पार्ट में बांट लिया। पहली जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक, वो सारी एक्टिविटी जिसके बदले में हमें क्या मिलेगा भैया? पैसा मिलेगा काम करने के बदले में, उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वो सारी एक्टिविटी जिसको काम करने के बाद भी पैसा ना मिले उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड एज, किस किस पे क्लासिफाइड कर रहे हैं हम लोग? बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में और प्रोफेशन में। ओके, तो हम लोगों को किस पे फोकस करना है इस चैप्टर में? मेनली एम्प्लॉयमेंट में। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या मिलेगा भैया? हमें यहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। ओके, अब हम लोग सबसे पहले एक सिस्टम को समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ये ब्रेन ड्रेन होता क्या है? ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि ड्रेन करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ले जाना। बट यहाँ पे आपने क्या करा कि ब्रेन को ड्रेन करवा दिया। ये कैसे हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग किसी बच्चे को स्कॉलरशिप दे के डॉक्टर बनाते हैं और इंडिया का वो बंदा है, अब वो जाके यूएसए में जाके अपने सर्विसेज दे रहा है। मतलब इंडिया का ब्रेन कहां यूज हो रहा है भैया? यूएसए में यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसके कारण हुआ क्या? हम लोगों ने जितनी भी रिसोर्सेज इस बंदे को बनाने में लगाई वो सारी की सारी तो क्या हो गई भैया? वेस्ट हो गई। और कंट्री कौन सी डेवलप हो गई इसके बदले में भैया? यूएसए डेवलप हो गई। तो ऐसा सिस्टम जहां पे हमारे ब्रेन का इस्तेमाल कोई और कंट्री करेगी उसको हम लोग बोलेंगे यहां ब्रेन ड्रेन सिस्टम। क्या बोलेंगे भैया? ब्रेन ड्रेन सिस्टम। आइए समझते हैं कि लिखना क्या है इसमें। मूवमेंट और माइग्रेशन, या तो एक जगह से दूसरी जगह उस पर्सन का जाना हो जाए जिसमें उसकी माइग्रेशन किसकी हो रही है भाई? या मूवमेंट किसकी हो रही है? स्किल्ड की। मतलब उसको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा काम आता है जिसके बदले में दूसरी कंट्री उसको बहुत अच्छा खासा क्या दे रही होगी भैया? पैसा दे रही होगी। ओके, educated and efficient workforce from one country to another is known as brain drain। मतलब
मतलब वो एफिशिएंट भी है और भाई बहुत अच्छा बंदा है काम करने में, तब वो क्या सोचेगा, भाई मेरे काम का मुझे क्या मिलना चाहिए, पैसा तो मिलना ही मिलना चाहिए। इसके लिए वो क्या करेगा, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जहां उसको अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है वहां जाके वो क्या हो जाएगा भाई, सेटल्ड हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, यहां पे ब्रेन ड्रेन बोलेंगे। ओके, जनरली पीपल मूव फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप्ड कंट्री। किस तरफ जाते हैं भाई, डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाते हैं। क्यों, क्योंकि डेवलप में जैसे तैसे स्किल को बनाया तो जाता है मगर स्किल को पे ऑफ नहीं किया जाता, इसीलिए वो क्या करते हैं, इस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके क्या करते हैं, सेटल्ड होने की यहां पे कोशिश करते हैं। ओके, इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, पहला कारण क्या होगा भाई, बेटर एम्प्लॉयमेंट मिल सके, अच्छी नौकरी उसको मिल सके। ओके, और अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी मिल सके। ऐसा नहीं है कि वहां पे अगर मान लेते हैं उसको 80 लाख पर एनम मिल रहा है तो क्या वो सेम कंपनी में काम करेगा, हो सकता है कि उसको दूसरी कंपनी 180 लाख पर एनम के हिसाब से पेमेंट करने लगे तो वो क्या करेगा, यहां पे इसको स्विच कर लेगा। मगर यहां पे ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ, यहां उसने कंपनी क्या करी है, स्विच करी है ताकि उसकी पैकेज में क्या हो सके, इंक्रीमेंट हो सके। ओके, इन कंट्रीज लाइक इंडिया लार्ज नंबर ऑफ प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर, तो ये डॉक्टर बहुत ज्यादा करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं मगर डॉक्टर को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, फोकस करेंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास स्किल होती है किसी चलती हुई मशीन को भी ऑपरेट करने की, बाकी किसी के पास ये स्किल नहीं होती है। ओके, तो ये हम लोगों ने समझा कि ये ब्रेन ड्रेन क्या होता है। अब हम लोग एक एक टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एम्प्लॉयमेंट की, फिर बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की और फिर बात करेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता होगा, एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह होता होगा जब भी कोई भी पर्सन जिसको कुछ काम आता है और वो काम कर पा रहा है, काम सर्च कर पा रहा है और जितने वो काम कर रहा है उसको उतना ही पैसा मिल रहा है जितना वो सोच के बैठा है, तो ये सारी कंडीशन फुलफिल करने को हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वो काम तो करना चाहता है मगर उसको काम वहां पे नहीं मिल रहा है, दैट कंडीशन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ भैया कि वो काम तो करना चाहता मगर उसको उतना नहीं मिल रहा है जितना वो सोच के बैठा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हम लोग समझते हैं एक एक को। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट से। इट इज अ सिचुएशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपने आप में क्या है, एक कंडीशन है in which all the able-bodied person willing to work at the prevailing rates get the job। एक ऐसी कंडीशन जहां पे जितनी भी able-bodied person है, मतलब जिनको कुछ ना कुछ काम आता है, वो काम करना भी चाहते हैं। ओके, willing to work at the prevailing rates, मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है अगर उसी रेट पे उनको काम भी मिल जाता है करने को, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग भाई, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, रोजगार कहते हैं। नंबर 2 पे हम लोग आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है, मैंने कहा कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है, इट इज अ सिचुएशन वेयर इन द एबल बॉडीड पर्सन विलिंग टू वर्क फेल टू फाइंड अ जॉब दैट अर्न देम लिविंग। ऐसी कोई नौकरी उसको ना मिलना जिससे वो अपना काम चला सके, इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में छोटा सा डिफरेंस है। यहां काम मिल रहा है, पैसे भी उतने मिल रहे हैं जितना वो चाहता है, यहां काम नहीं मिल रहा है तो पैसे की तो बात ही हम लोग नहीं कर सकते। ओके, अब हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कि हम लोग इसको कैसे मेजर करें कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इट इज द रेशियो बिटवीन अनएम्प्लॉयड एंड द टोटल लेबर फोर्स। काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका सम टोटल मिला के हम लोग बोलते हैं टोटल लेबर फोर्स। उसमें से कुछ लोग काम कर रहे होंगे और कुछ लोग काम नहीं कर रहे होंगे, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड इज नोन एज टोटल लेबर फोर्स। चलिए हम लोग समझते हैं आगे। विच डिटरमाइंस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या बताएगा ये कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। द टर्म लेबर फोर्स इज द टोटल ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो हम लोग यहां पे बोले टोटल लेबर फोर्स जो है वो क्या होती है, टोटल लेबर फोर्स भाई ध्यान से समझिए, कॉम्बिनेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा भैया, यहां पे कहलाएगा टोटल लेबर फोर्स। तो 3 टॉपिक हम लोगों ने समझ लिए। सबसे पहला समझा हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट, दूसरा समझा अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरा हम लोगों ने समझा
टोटल लेबर फोर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे अब किसकी भाई, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर स्टेट वेरिएशन इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हर स्टेट में अलग अलग तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा क्यों? देखिए, हमारी कंट्री जो है वो अगर देखा जाए तो लगभग 75% जो है वो किस पे डिपेंडेंट है भाई, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, या तो उसके एलाइड सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है भाई, अब ये जो 25% है उनको भूल जाते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। अब यहां पे भी क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर जो है अपने आप में सबसे बड़ा रिस्की बिजनेस है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां 3 तरीके की फसलें होती है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं खरीफ और राबी। और खरीफ जो है वो टोटली डिपेंडेंट किस पे भैया, मॉनसून पे। वो है ना काले मेघा पानी तो वर्षा, बस वो वाली स्थिति है। अब ऊपर देख रहे हैं गिरेगा पानी, आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, पता नहीं है। और हमारे यहाँ जो मॉनसून आता है वो आता है कहां से, यहां से। इस जगह को हम लोगों ने नाम दे दिया भैया करेला। करेला नहीं है भाई, केरला है। क्या है भाई, केरला। तो केरला से इस तरीके से मॉनसून आएगा भाई आपका। ये देखिए इस तरीके से मॉनसून के विंड्स आएंगी, ये एंटर करेंगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या करेंगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, हमारा जो कंट्री है इसको क्या करेंगी भाई, ये कवर करेंगी। तो इस तरीके से ये एंट्री करेंगी। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा भाई। अब मैं ये क्यों बना रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री की जो लोकेशन है वो ध्यान से समझिएगा। हमारी कंट्री की जो लोकेशन है वो 23.5 क्या है भाई, नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होने के कारण यहाँ पे मॉनसून के थ्रू ही क्या आती है, बरसात आती है। ठीक है ना, ओके। और मॉनसून जो है वो मौसम से आया है, जो कि एक अरेबिक वर्ड है। ठीक है, तो ये हवाएं ही पानी लेके आती है। अगर ये हवाएं सही से नहीं आएंगी तो पानी नहीं लेके आएंगे, और पानी नहीं लेके आएंगे तो भैया यहाँ पे खरीफ क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। अब ये कितने तारीख को आएगा यहाँ पे, तो इनसे पूछा भाई चलो बताओ कितने तारीख को आओगे भाई मॉनसून से, तो इनने कहा सर मैं आऊंगा 4 जून को। ठीक है, आ जाओ। अब ये यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र में कब पहुंचता है, ये 10 जून को पहुंचता है। फिर एमपी आता है, तो यहाँ पे सब जगह क्या होती है, खेती करना ये लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये सारी कहानी मैंने इसलिए समझाई क्योंकि इंडिया जो है टोटली मॉनसून पे डिपेंडेंट है, मतलब खुद से कुछ नहीं कर सकता। अब दूसरे क्रॉप की अगर बात करें हम लोग, तो जो दूसरा क्रॉप है उसका नाम है रबी क्रॉप। अब रबी क्रॉप में भी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मान लेते हैं आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज है तो ही जाके क्या कर पाओगे, आप यहां सर्वाइव कर पाओगे। इरिगेशन का मतलब भैया आपको कैनाल सिस्टम चाहिए। अगर कैनाल सिस्टम आपके यहाँ नहीं है तो आप रबी क्रॉप भी नहीं क्या कर पाओगे, लगा पाओगे। मतलब दोनों ही तरीके से आपकी जो क्रॉप है वो क्या हो गई भैया, यहाँ पे फेल हो गई। क्या हो गई, फेल हो गई। तो आप क्या करोगे, आपके पास कुछ काम ही नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो यहां बोल रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है काई के लिए भाई, इंटर स्टेट वेरिएशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। द रेशियो ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर टू कल्टीवेटर वाज हाई। ठीक है, अब एग्रीकल्चरल वर्कर जो है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है और कल्टीवेटर जो है वो बहुत ही कम है, ये पहला रीजन। दूसरा, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अमंग वुमेन्स वाज हाई। अब वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हाई है, क्यों, इसका रीजन क्या है भाई, ध्यान से समझिएगा। वुमेन जो है अपना लोकल जो एरिया होता है वो छोड़ नहीं सकती। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात वो क्या है, लिटरेट है। ठीक है, अब लिटरेट है तो क्या करेगी, वो समझदार होगी तो वो वहां पे कुछ ना कुछ काम शुरू कर लेगी। बट यहीं पे अगर मैं बोलता हूं ये कि वो इलिटरेट है, तो इलिटरेट होने के कारण क्या वो यहां से मूव कर सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। उसको अपने राइट्स के बारे में भी नहीं पता, उसको जितना वेजेस दिया जा रहा है वो उतने में क्या हो गई है, खुश हो गई है। तो यहां कहीं ना कहीं उसके पढ़े लिखे ना होने के कारण उसका एडवांटेज बहुत सारे लोग लेते हैं और कम पैसे देके उनसे काम करवा लेते हैं। ठीक है, तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा होने का भी एक कारण है कि हर स्टेट में क्या होता है, वेरिएशन होता है एम्प्लॉयमेंट का। ओके, हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, धीरे धीरे करके शहरीकरण हो रहा है। जैसे जैसे करके शहर बनेगा, अब शहर बनने के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भाई, शहर बनने के कारण प्रॉब्लम यह है कि ये जो लेबर है जो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करती थी, अब वो कहां काम कर रही है भाई आके, अब यहाँ पे अर्बन एरियाज में काम कर रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि वो किसी का घर बनवा रही है, किसी इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, कुछ भी काम कर रही है। बट अब इसके कारण क्या
हुआ, वहां पे जो एग्रीकल्चर करने वाली लेबर थी वो कम हो गई। तो अगर वहां लेबर कम रहेगी तो उनके रेट भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां डिमांड ज्यादा हो गई लेबर की और सप्लाई क्या है, बहुत कम है। तो हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन होने के कारण भी क्या है, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है बहुत ज्यादा। ओके, गांव में अब लोग काम करने वाले बचे ही नहीं, और मशीन से एग्रीकल्चर करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, इतना आसान नहीं है। आप सोच रहे हो कि मशीन से हम लोग काम कर पाएंगे, तो हर चीज मशीन से पॉसिबल नहीं है। आगे बोलता है लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज कंटिन्यूअसली डेवलप तो हो रही है, जैसे हम लोगों ने इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए बना दिए हैं SEZ जोन, बट SEZ जोन में जो काम करने वाले लोग हैं उनको बोलते हैं हम लोग स्किल्ड वर्कर्स। अब स्किल्ड वर्कर के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री होना जरूरी है। अब ये टेक्निकल डिग्री के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट करे भैया, ITI स्टार्ट करे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, जहां पे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए, जहां पे थ्योरी और प्रैक्टिकल सारे का सारा सिखाया जाएगा। बट यहां पे इन लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि ये लोग यहां पे स्कूल में या ITI में जाके एडमिशन लें और ट्रेनिंग लें। इसीलिए धीरे धीरे करके हमारी इंडस्ट्रीज में जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर, इसीलिए यहां पे क्या नहीं हो पा रहा भाई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रही है, और क्या क्रिएट हो जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जा रही है। वाइड स्प्रेड ऑफ हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया जा रहा है, हाई स्कूल्स पे। हाई स्कूल के अलावा जो भी कॉलेज लेवल की एजुकेशन है उस पे, मगर बेसिक रूट लेवल पे कोई काम नहीं किया जा रहा। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया भैया, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया भैया RTE, राइट टू एजुकेशन 2002। इसमें क्या बोला गया है कि भाई फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अब कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए है भैया। कौन से साल से, तो 6 to 14 ईयर्स तक के, इसको हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं। तो सरकार तो अपनी पूरी ताकत लगा दे रही है कि हमारा देश जो है डेवलपिंग से डेवलप्ड बन जाए। अब हम लोग बात करेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट की। किसी कारण से अगर वहां पे उस बंदे को नौकरी नहीं मिल पाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब व्हेन अ पर्सन डज नॉट गेट अ फुल टाइम वर्क, काम करने गया भैया सुबह 9 बजे और आना कितने बजे चाहिए, 6 बजे आना चाहिए था भैया, ठीक है, बट वो 9 बजे काम करने गया और उसको 2 बजे ही किसी ने बोला कि भैया आज का काम कंप्लीट हो गया, आप जा सकते हो। तो ऐसी कंडीशन जो है वो काय की कहलाती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की। नौकरी तो है मगर पूरी नहीं है, तो भाई फंस गया वो, तो पैसा जितना आना था उसका भी आधा आएगा, क्योंकि काम भी क्या करा उसने, आधा किया। तो ऐसे तरीके से हम लोग क्या क्रिएट कर देते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। इट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, व्हेन द प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस बाय चेंजिंग हिज ऑक्यूपेशन। हो सकता है कि उसका जो काम करना था, जो मान लेते हैं कि खेती करने वाला इंसान है, उससे बोलोगे कि आप ईंट उठाने का काम कर लो भाई, ऊपर तक के ले जाओ इसको, पॉसिबल नहीं है ना कि ऐसा कर पाओ आप। तो इसीलिए ऑक्यूपेशन चेंज होने के कारण भी कहीं ना कहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ही इज ऑल्सो नोन एज अंडर एम्प्लॉयड, और उस पर्सन को क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे, अंडर एम्प्लॉयड। ओके, द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की तरह है। कैसे भाई, ध्यान से समझिएगा। अब ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहां देखने को मिलती है आपको, तो एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिलती है। कैसे, मान लेते हैं इस फील्ड पे 40 वर्कर्स की जरूरत है, ठीक है, और काम कितने लोग कर रहे हैं भैया, मान लेते हैं 80 वर्कर काम कर रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा 40 वर्कर्स है ये किस में आएंगे, तो ये आएंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड में देखा जाए तो जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं जिनकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, यहाँ पे बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। और ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है किसका पार्ट है भाई, किसका पार्ट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। तो हम लोगों ने यहां समझा एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इसके साथ ही हम लोगों ने समझा अभी कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है इसके कारण कौन सा सेक्शन है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, मतलब उसके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसको क्या करना पड़ता है भाई, फेस करना पड़ता है। समझते हैं इसको। तो वर्स्ट अफेक्टेड सेक्शन की हम लोग बात करते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द हाईएस्ट अमंग दोज सेक्शन ऑफ द वर्किंग फोर्स
हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, उस जगह पे वर्स्ट अफेक्टेड सेक्शन बन जाएगा वो जब, ध्यान से सुनिएगा, जब क्या होगा भाई, वो सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करे। भाई उसको काम आता था, बट मान लेते हैं कि खुदा ना खास्ता उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, और मान लेते हैं कि उसका पैर प्रॉपर्ली वर्क ना करे, उसका हाथ प्रॉपर्ली वर्क ना करे, और उसको हाथों से काम करना था या पैरों से काम करना था। जैसे कोई फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी है, उसके पैर में कोई इंजरी हो जाती है जिससे अब वो लाइफ टाइम नहीं खेल सकता, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड तो था कि वो फुटबॉल खेल के ही पैसा कमाता था, बट अब वो क्या नहीं कर पा रहा भाई, पैसा नहीं कमा पा रहा है। ओके, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड की कंडीशन में ये सेक्शन जो है बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है। और हैव कैजुअल वेज एम्प्लॉयड, या तो वो डे टू डे जाके उस काम से क्या करता है, पैसा कमाता है। अगर वो पैसा उससे नहीं कमा पा रहा है तो भी किस में आ गया भैया, वर्स्ट सेक्शन में आ गया। ओके, इंसिडेंस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द हाईएस्ट इन एग्रीकल्चर, बट सबसे ज्यादा कहां देखा जाता है भैया, ये एग्रीकल्चर में देखा जाता है। एंड अलाइड एक्टिविटीज, मतलब एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंट एक्टिविटीज होती है उसको क्या कहा जाता है, यहां पे अलाइड एक्टिविटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, अलाइड एक्टिविटीज कहा जाता है। ओके, अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर वाज 36.3%। आज ये बढ़ के कितना पहुंच चुका भाई, 36.3% पहुंच चुका है। तो ये वर्स्ट अफेक्टेड सेक्शन की हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। तो हमारे पास जितने भी लेबर है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मतलब उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या काम करने चाहिए, ऐसा क्या जादू का चक्कर चलाए कि उनका दिमाग और उनके हाथ पैर बहुत अच्छे से काम करना शुरू हो जाए। इसको हम लोग बोलते हैं रेजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो भैया, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को क्या कर दो भैया, सॉल्व कर दो। ठीक है, इसके लिए क्या कर दो, तो इसके लिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज घरों में डाल दो, जिसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, ठीक है, धूप बनाना, ये सारी की सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, बट कहीं ना कहीं इससे पूरी फैमिली को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो अगर उनको काम मिलेगा तो वो काम करेंगे, अगर काम ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, और कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के लिए क्या बन जाएंगे, एक लायबिलिटी बन जाएंगे। समाज के लिए होना क्या चाहिए, वो एसेट्स होने चाहिए, बट क्या बन जाएंगे भाई, वो क्या बनेंगे, लायबिलिटी बन जाएंगे, जो कि हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बनेंगे। चलिए, नंबर 2 बोलता है टू इंक्रीज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। अगर उनको काम मिल गया तो इसके कारण यहां पे कंट्री में क्या आएगा, पैसा आएगा, और जब कंट्री में पैसा आएगा तो हमारी कौन सी इनकम बढ़ेगी भाई, नेशनल इनकम बढ़ेगी। इसी के साथ उस पर्सन के पास भी जब इनकम आएगी तो वो बोलेगा कि हमारी कंट्री बहुत अच्छी है, और वो धीरे धीरे करके अपनी लाइफ स्टाइल को क्या बनाएगा, पहले से बहुत बेटर बनाएगा। नंबर 3 टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब इंसान के पास पैसा आता है तो वो क्या करता है, थोड़ी बड़ी सोच रखता है, थोड़ा खर्चा ज्यादा करता है, ये सब चीजें वो खुद समझता है। ओके, टू इंक्रीज रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ रेट। और क्या होना चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि नई बिल्डिंग बनाना, नई एसेट्स खरीदना, नई कंपनी को एस्टेब्लिश करना, ये सब किस में आएगा, कैपिटल फॉर्मेशन में। ठीक है, मतलब जितना है उसमें एड ऑन करना क्या कहलाएगा भाई, यहां पे क्या कर रहा है, कहलाएगा भाई यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन या एड ऑन टू द कैपिटल स्टॉक। ओके, और इसके कारण हमारी कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो भी क्या हो जाएगी, डे बाय डे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। नंबर 3 टू हैव एफिशिएंट यूज ऑफ द कंट्रीज। क्या बोलता है यहाँ पे, हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेस है उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करना। कहने का मतलब यह है कि यहां पे मिनिमम आपको करना है वेस्ट और मैक्सिमम करना है आपका आउटपुट। ठीक है, तो ये जो तरीका है मिनिमम वेस्ट मैक्सिमम आउटपुट का, यही आपकी कंट्री की क्या करवाएगा भाई, ग्रोथ करवाएगा। और ये जो प्रॉब्लम आ रही थी लेबर प्रोडक्टिविटी की, वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, यहां पे एक साथ सॉल्व हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो अच्छा है कि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोग बढ़िया खुश हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, बट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितने टाइप का होता है अब हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। अब ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कब क्रिएट होता है, तो मैंने कहा कि एग्रीकल्चर हमारे यहां मेनली 2 सीजन के बीच में होती है, खरीफ और दूसरा राबी। खरीफ स्टार्ट होता है लगभग हमारा जुलाई में या जून जुलाई में, और अप टू चलता है अक्टूबर तक के। ठीक है, और राबी स्टार्ट होता है अक्टूबर में और अप टू चलता है कब तक के भाई, मार्च तक के।
अब इसके बीच में जो टाइम पीरियड आता है वो लगभग 30 डेज टू 35-40 डेज का आता है। अब ये इंसान इस बीच में क्या करे? तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो भाई, आप खाली तो बैठे हुए हो, तो आप अपने जो गांव है, जो क्षेत्र है, उसको डेवलप करने का काम करो। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट करी जिसका नाम था MG नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि आपको किसी भी घर के एक पर्सन को 100 दिनों का रोजगार हम देंगे। वो एक एडल्ट पर्सन होना चाहिए, ठीक है, और अनस्किल्ड होना चाहिए। सबसे अच्छी बात, उसी जगह पे क्या करना है भाई? डेवलपमेंट का काम करना है, ठीक है। उसी जगह पे क्या करना है? उसको डेवलपमेंट का काम करना है और 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर करना है। 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर भी नहीं जाना है। अगर 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? तो एक चीज हो जाएगी, उसको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। और अगर उसने रजिस्टर्ड किया और सरकार के पास अगर काम नहीं है तो फिर क्या होगा? तो सरकार क्या करेगी? उसको अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस भी देने का काम करेगी। तो ये बीच में जो खाली बैठा हुआ है, उस खाली बैठने के टाइम पे भी सरकार उसको क्या देने को तैयार है? नौकरी देने को तैयार है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली क्या कर रही है? हमारे लिए काम कर रही है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं भाई? यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इज अ इंडस्ट्री एंड इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ठीक है। और हमारी जो इकोनॉमी है वो कौन सी इकोनॉमी है भाई? एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। ये हमारी बैकबोन है भाई, ओके। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया। क्या होता है इसके कारण? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, वो जो गैप आता है ना सीजन के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। वर्स्ट अफेक्टेड बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आर, कौन कौन लोग हैं जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं? तो इसमें बोलता है एग्रीकल्चरल लेबर्स, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले लेबर है, जैसे ये भैया हमारे मिस्टर जॉर्ज, ये काम कर रहे हैं, मगर मान लेते हैं यहाँ पे ये पूरा खेत सूखा हुआ रहता तो काम मिलता क्या? इनको नहीं मिल पाता। आगे बोलता है यहाँ पे फार्मर्स वर्कर और शुगर मिल, शुगर केन इंडस्ट्री में अगर शुगर केन ही नहीं है तो शुगर मिल वाले क्या करेंगे? खाली बैठे रहेंगे, ओके। तो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया, अगर मान लेते हैं वहां पे सूखा पड़ जाए, ड्रॉट पड़ जाए, तो वहां शुगर केन नहीं होगा। शुगर केन नहीं होगा तो शुगर मिल वाले क्या होंगे? खाली बैठे होंगे। राइस सेलर्स, कॉटन गिनिंग वाले, ठीक है। राइस सेलर्स, अगर मान लेते हैं वो जो हम लोगों ने पैडी लगाई है वो प्रॉपर्ली पानी ना मिलने के कारण सूख जाए तो ये राइस इंडस्ट्री भी खाली बैठ जाएगी। कॉटन गिनिंग की बात करें तो कॉटन का अपने आप में क्या होता है? प्लांट होता है। तो उसकी बीज से जब कॉटन को सेपरेट किया जाता है उसको बोला जाता है कॉटन गिनिंग। बट कॉटन ही अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये लोग क्या करेंगे? खाली बैठे रहेंगे। यूनिट्स एंड आइस फैक्ट्री वाले, भाई आइस फैक्ट्री बोले तो वो बर्फ का गोला जो आप लोग खाते हो बढ़िया, उसमें कुछ कुछ फ्लेवर्स डाल के, मगर ये कब खाते हो? ठंडियों में तो नहीं खाओगे, बरसात में भी नहीं खाओगे, कब खाओगे? गर्मियों में। बट इसको बनाने वाले कब काम करेंगे? तो गर्मियों में ही काम करेंगे, ठंडी में और बरसात के समय करेंगे क्या? खाली बैठे रहेंगे। तो भाई ये भी तो एक टाइप का क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। किसके कारण हो गया? सीजन ना होने के कारण हो गया। अगर सीजन चल रहा होता तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं बैठे होते। तो ये सारे के सारे सेक्शन जो है बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। किसके कारण? सीजन चेंज होने के कारण। तो हम लोगों ने अभी समझा कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है यहां पे। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोगों ने ये समझ लिया कि बहुत सारे लोग जो है बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहे थे भाई, ठीक है। अब ये जो परेशानी हमारे सामने आ चुकी है उसको सॉल्व भी तो करो भाई। हर परेशानी का सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन इन इटसेल्फ। प्रॉब्लम आई है, समस्या आई है तो समाधान भी होगा, उस जगह तक के पहुंचना तो पड़ेगा। तो हमारे देश की जो सरकार है, बीजेपी सरकार जो है, कंटिन्यूअसली काम कर रही है कि किसानों का कैसे फायदा हो सके, किसानों को कैसे हम लोग पैसा दे सके और उनके एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ा सके। तो हम लोग इस प्रॉब्लम का क्या करेंगे भैया? हम लोग सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे और इसको समझेंगे कि भाई कैसे इसको क्या करें, हम लोग रिड्यूस करें, है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। बोलता है मेजर्स टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नंबर 1, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि आप लोग काम तो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अगर मान लेते हैं डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं, पोल्ट्री स्टार्ट कर देते हैं, फिशरी स्टार्ट कर देते हैं, बायोगैस प्लांट स्टार्ट कर देते, तो किसी भी तरीके से आप क्या करें, उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ में कुछ और भी चालू कर देंगे तो ये सब किस में आ जाएगा भैया? एनिमल हस्बेंड्री में आ जाएगा। जिसमें डेयरी फार्मिंग कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, मतलब बगीचे लगा सकते हो बहुत सारे, ठीक है। और ये क्या देंगे आपको? फ्रूट्स देंगे जिसको आप मार्केट में बेच के क्या कर सकते हो? आपकी अर्निंग्स कर सकते हो, ओके। एंड इनलैंड फिशिंग कल्चर भी कर सकते हो। इनलैंड का मतलब होता है कि आप क्या करें, वहीं पे पोंड बना दे और यहाँ पे अपनी मछलियों को पालना शुरू कर दे। ये भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है आपकी। शुड बी डेवलप टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा
एम्प्लॉयमेंट टू द एग्रीकल्चरल लेबर, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके देने का काम करेगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स की। पब्लिक वर्क प्रोग्राम मतलब ऐसा कोई भी काम जो उस पर्टिकुलर एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, पब्लिक वर्क प्रोग्राम। ओके, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम। अब हमारे यहाँ सीवर सिस्टम नहीं होता है, सीवर सिस्टम नहीं होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है भाई, अनहाइजेनिक हो जाता है, ठीक है। हमें क्या बनाना है, डेफिकेशन फ्री इंडिया बनाना है, ठीक है। अब ओपन डेफिकेशन में क्या प्रॉब्लम होती है भैया, सारी की सारी फ्लाइज आती है और वो क्या करती है, पूरा डिस्ट्रॉय करती है, डिस्ट्रैक्ट करने का काम करती है। ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ क्या है, प्रॉब्लम है। तो इससे हमें क्या करना है, बचना। रूरल रोड्स बना दे हम लोग, वहां पे क्या है, कच्चा रोड बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग टेम्पररी रोड्स भी बोल सकते हैं या जुगाड़ की रोड बोल सकते हैं, बट जुगाड़ की रोड से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को क्या बनानी पड़ेगी भैया, ऑल वेदर रोड बनानी पड़ेगी। ऑल वेदर रोड नहीं बनाएंगे तो हमारा काम यहां पे नहीं चल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्कूल्स बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्कूल्स क्या करता है, बच्चों को ग्रूमिंग करने का मौका देता है और वो बच्चा समझता है कि अपने ब्रेन का इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसको स्कूल जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन भी इसीलिए स्टार्ट किया, क्योंकि अगर जड़ें मजबूत होंगी तभी तो जाके पेड़ भी जो है वो क्या हो पाएगा, मजबूत हो पाएगा। ओके, आगे क्या बोलता है, हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल क्यों जरूरी है भाई, अगर मान लेते हैं वो फिजिकली थोड़ा सा भी वीक होगा तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। तो इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ही तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि वो बंदा जो है मेडिकली फिट रहे, इसके लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा हॉस्पिटल। नेक्स्ट, बनाना पड़ेगा हमें कम्युनिटी बिल्डिंग। कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं तो बंदे को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, तो हम लोग कोशिश क्या करें, उसी पर्टिकुलर एरिया में उसके लिए क्या बना दे भैया, कम्युनिटी बिल्डिंग बना दे, जहां पे जितनी भी हम लोगों को डिबेट डिस्कशंस करने, वहां बैठ के सारे लोग कर सके। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम अगर आएगी तो सबको आएगी, सॉल्यूशन भी तो सभी के पास है, तो उस सॉल्यूशन के लिए कहीं तो बैठना पड़ेगा, उस जगह को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग। ओके, एंड रेसिडेंशियल हाउसिंग एक्सेट्रा, और उनके रहने के लिए पक्का हाउसेज भी बनाया जाए। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, फॉर एग्जाम्पल जब बरसात बहुत ज्यादा आ जाती है, ठंडी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हमें की जरूरत पड़ती है और वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। शुड बी स्टार्टेड इन रूरल एरियाज। तो ये सारा का सारा अगर हम लोग सम टोटल कर दे तो ये बोलना ये चाहते हैं कि आप अपनी जगह पे क्या करें भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करें, मेंटेन करें। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना लिया तो सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं यहां पे। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। घर में छोटे छोटी जो इंडस्ट्रीज है उसको स्टार्ट किया जाए, उससे फायदा क्या होगा भाई, फीमेल्स और अगर कुछ छोटे बच्चे भी जो फ्री है वो भी क्या कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, वो लोग काम सीख जाएंगे, तो आपको कहीं उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठे बैठे ही उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं और वो आगे चल के हो सकता है कि आपके बिजनेस को भी वो बहुत आसानी से संभाल ले। ओके, शुड बी एनकरेज इन रूरल एरियाज, और यहां पे इनको क्या करना है भाई, एनकरेज करना है, मतलब बढ़ाने का काम करना है। एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम किया जाए, ठीक है। जो लोग दिन भर काम कर रहे हैं खेतों में, तो शाम का समय उनको फ्री मिलता है, अर्ली मॉर्निंग का समय उनको फ्री मिलता है, तो उनके लिए क्या करा जाए भाई, छोटे छोटे स्टेजेस पे स्टार्ट किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल उनको कैलकुलेशन सिखाया जाए, स्मॉल वोकैबुलरीज के वर्ड सिखाए जाए, जिससे वो थोड़ा थोड़ा क्या करे, वो कैलकुलेशन करना सीख जाए और उनकी कम्युनिकेशन जो है वो क्या हो सके, बहुत अच्छी हो सके। तो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स स्टार्ट करना हमें यहाँ पे जरूरी है। शुड बी स्टार्टेड फॉर एराडिकेशन ऑफ इलिटरेसी ड्यूरिंग स्लैक सीजन, ठीक है। जब खाली पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं है, तो वहां एजुकेशन सिस्टम को फैलाया जाए। अब एजुकेशन के लिए कोई सीजन का कहीं से कहीं तक के लेना देना नहीं, कभी भी कहीं से भी, देखो अच्छे कामों के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता, वो कभी भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो किसी पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं है सही काम करने के लिए, है ना। यहां पे यही बोल रहा है, जब खाली सीजन में बैठे हुए हो तब आप क्या करो भाई, यहां पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उसको हम लोग हटाएं यहां से, और ये प्रॉब्लम्स को हटा के हम लोग सोल्यूशन की तरफ जाए। हम लोग आगे बात करते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। अब ये जो एजुकेटेड लोग हैं उनके डिग्री तो सारी है, मगर आता उन लोगों को कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग डिग्रियां बहुत सारी इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, जैसे तैसे जुगाड़ उगाड़ करके डिग्रियां खरीद ली, बट काम का पूछा जाता है तो उनको काम नहीं आता, ठीक है। उनसे पूछा जाएगा कि भैया स्टील कैसे आती है, तो उसका मेजरमेंट उनको आज नहीं पता है। तो ये बेसिक चीजें अगर उनको नहीं पता है तो यहां पे सर्वाइवल जो है बड़ा ही डिफिकल्ट काम है यहां पे। ओके, तो क्या बोलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड इज पोजिंग अ ग्रेट थ्रेट टू अवर कंट्री। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये बहुत ज्यादा
ज्यादा खतरनाक है भाई। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो हमारे यहाँ जो अननेसेसरी जो एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और इसके कारण हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा क्राइम होने लगेगा, जिसको अभी रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। लैक ऑफ एजुकेटेड पर्संस आर अनएम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि डिग्री है मगर काम कुछ भी नहीं आता और झूठ बोलने में माहिर है कि हमें ये आता है वो आता है, काम करवाएंगे तो कुछ भी नहीं आता। ओके, दे आर डॉक्टर्स, डिप्लोमा होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स, इंजीनियर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड मैट्रिकुलेट्स विदाउट एनी रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब उनको कुछ नहीं पता है तो कुछ नहीं पता है तो पैसा भी वैसे ही पड़ेगा आपको। कैसे? कि भाई कुछ नहीं आता तो पैसा ऐसा रखा हुआ है, जैसे 2 रुपए दे दिया, 10 रुपए दे दिए, काम के इतने कम क्यों दिए? क्यों? क्योंकि भैया काम आता ही नहीं है, तो भाई आपको सिखा भी रहे हैं और काम भी दे रहे तो कम पैसा मिलेगा। काम आता होगा तो उसका पेमेंट आपको जो है वो बहुत ज्यादा मिलेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे क्या बोलता है भाई? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब टेक्नोलॉजी मतलब ही होता है आपका समय बचाने वाली चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कैमरा आ गया, आपने किसी चीज को स्टोर कर लिया, मगर पहले क्या होता था, लिख के रखना पड़ता था। ठीक है, ऐसे ही आज हमें अमेरिका बात करनी है तो हम फोन लगा के अभी बात कर लेंगे, कुछ सेकेंड्स में बात हो जाएगी, मगर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, हमारे हमेशा समय को बचाती है। अब टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की हम लोग बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब भाई इन लोगों को टेक्नोलॉजी के कारण ही क्या नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही। जैसे बैंकिंग सेक्टर में पहले 1970s तक के पूरा देखा जाए तो पूरा मैनुअल वर्क होता था, 80s तक के मैनुअल वर्क होता था, बट धीरे धीरे करके जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आते गए, कंप्यूटर्स आते गए, तो धीरे धीरे करके डिजिटल टेक्नोलॉजी से हमारे यहाँ काम होने लगा। तो उन लोगों ने बोला भैया हमें तो घबराहट होती है, कुछ गलत हो गया तो उनको तो लिखने की आदत थी, तो वो लोगों ने नौकरी छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के कारण लोगों ने जब नौकरियां छोड़ना चालू कर दी, उसको बोलते हैं हम लोग टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयड पीपल। ओके, समझते हैं इसको? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू पर्सन हु हैज बीन पुट आउट ऑफ वर्क बाय देयर इंट्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी पे आज काम करते हैं उससे भी हायर टेक्नोलॉजी आ जाए तो वो क्या कर पाएंगे, इस गैप को कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी उसको बोलेंगे हम लोग टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी इन देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन। जो काम कर रहे हैं उसमें भी सुपीरियर टेक्नोलॉजी आने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की। छुपी हुई बेरोजगारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं भाई? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, क्या बोलता है, इज द फेनोमेना ऑफ एम्प्लॉइंग मोर देन द रिक्वायर्ड वर्कफोर्स। जितने लोगों के काम की जरूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई, और ये सब लेने क्या आए हैं, एम्प्लॉयमेंट लेने आए हैं, रोजगार लेने आए हैं। ठीक है, बट यही वो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो छुप के काम कर रहे होंगे। बट ध्यान से सुनिएगा, इस जगह पे 40 लोगों की जरूरत है और 400 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब 360 लोग जो है वो छुप के काम कर रहे हैं, जिनकी यहाँ पे एक्चुअल में जरूरत ही नहीं है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि मोर देन द रिक्वायर्ड वर्कफोर्स। तो ये जो 360 में बता रहा हूं आपको, ये मोर देन द रिक्वायर्ड वर्कफोर्स है, जिसकी यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, बट अननेसेसरली वो खड़े हुए और काम करने को तैयार है। ओके, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फीचर इन एग्रीकल्चर। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ही कॉमन फीचर है, किसमें भाई? एग्रीकल्चर में। ओके, वेयर मोर देन रिक्वायर्ड पर्संस हैव बीन एंगेज इन द कल्टीवेशन ऑफ द सेम प्लॉट। उसी जगह पे बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं मगर उनकी आवश्यकता या जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, यहां क्या बोलता है, इन दिस सिचुएशन एबल बॉडीड पर्सन विलिंग टू वर्क आर नॉट एंगेज्ड इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई पर्सन काम तो करना चाहता है मगर वो किसी भी काम में यहां पे आज इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। की वो इन्वॉल्वमेंट यहां पे अपनी शो नहीं कर रहा है। ओके, अगर वो कर देता तो अनएम्प्लॉयड तो नहीं होता। ठीक है, तो भैया एटीट्यूड के चक्कर में वो नौकरी ही नहीं कर रहा है, बट अब आगे चल के पता चल रहा है उसको कोई सहारा देने वाला ही नहीं है। ठीक है ना, तो रिश्तेदार तो गरीबों के भी होते हैं मगर उसको सहारा कोई नहीं देता। ठीक है ना, इसको समझिए। तो बेरोजगार
रहोगे तो आगे चल के रिश्तेदार भी साथ नहीं देंगे, ठीक है ना, इस बात को याद रखिए। फिर आगे बात करते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें आपने कुछ नहीं किया बट आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने जो कहा समझ में आया होगा भाई, आपने कुछ नहीं किया उसमें मगर आप जो चाहते हैं नौकरी वो आपको नहीं मिल पा रही है, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू द इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट द वर्कर्स आर विलिंग टू डू वर्क एट एनी वेज रेट, किसी भी रेट पे आप काम करने को तैयार हो, बट आपको क्या नहीं मिल रहा है, यहां पे रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। ये देखिए आपका दोस्त बैठा हुआ है यहां पे, इसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये क्या हो गया भैया, क्या हो गया, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में आ गया। देखो भाई, मतलब ये झूठ बोलता होगा, ये देखिए इसकी डिग्री विग्री सब पड़ी हुई है, मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि डिग्रियों से कुछ नहीं होता, काम आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, दे डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग वॉलेंट्री की बात करते हैं, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब खुद से अगर आप वो नौकरी नहीं करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट देयर आर जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो अच्छी खासी अवेलेबल है इन द इकोनॉमी, बट वर्कर्स आर नॉट विलिंग टू वर्क बिकॉज ऑफ लोअर वेज रेट। भाई जितना काम करना था कर लिया हमने, बट हम अब इतने कम रेट पे काम नहीं करने वाले, तो ये ईगो का प्रॉब्लम आ गया। जब ईगो का प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपको नौकरी यहां नहीं मिलेगी। और क्या क्या प्रॉब्लम है भाई, बिकॉज ऑफ लोअर वेज रेट, लोकेशन हो सकता है उसको बहुत ज्यादा टफ पड़ रहा हो आना जाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्लाइमेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, मतलब वहां का वर्क कल्चर आपको समझ में, खुद से अगर आप नौकरी नहीं करते हैं, किसी नौकरी को छोड़ देते हैं, तो ये सब किस में आता है भाई, आपके वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। देखिए इन लोगों का काम जो है, इन लोगों का बहुत डिफिकल्ट है ना, हर कोई नहीं कर सकता, तो ये बोलेंगे यार ये लोकेशन बड़ी कठिन है और ये बड़ा टफ काम करना है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो खुद से अगर आप नौकरी नहीं करते हो तो दैट इज नोन एज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द वुमेन। तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि अगर मान लेते हैं घर की महिला पढ़ी लिखी है तो देश की जो तरक्की है उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी कंट्री डेवलपिंग से डेवलप जल्दी बन जाएगी अगर फीमेल की लिटरेसी रेट को अगर हम लोग 100% कर देंगे और कंपलसरी कर देंगे। मेल्स तो चोड़ तोड़ करके काम चला लेगा, बट फीमेल जो है अपने छोटे बच्चे के साथ रहती है, जब वो उसका ब्रेन खाली रहता है, अगर ब्रेन खाली है उसमें अच्छी चीजें चली गई तो हमारा ये जो रूट लेवल पे काम है वो अच्छा हो गया, तो पेड़ बनने पे हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समझते हैं इसको, द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन शुड बी इंक्रीज टू इंप्रूव द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अगर सही करनी है तो वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। एट प्रेजेंट देयर शेयर इज 12% ओनली। आज हम लोग वर्कफोर्स की बात करें टोटल, तो इसमें से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 12%, मतलब बाकी जितना भी 88% बचा हुआ है वो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा भैया, मेल का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, द शेयर ऑफ द वुमेन इन ऑर्गेनाइज्ड sector should be raised because it provides more secured and better paid employment than the unorganized sector। unorganized sector मतलब जो गवर्नमेंट के अंदर में क्या नहीं होता है भाई, रजिस्टर्ड नहीं होता, उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो फीमेल्स को अच्छा खासा काम मिल रहा है क्योंकि दे आर वर्किंग एज ए लेबर, बट अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम काम दिलवाना है ताकि हमारी कंट्री जो है डेवलपिंग से बहुत जल्दी क्या बन जाए भाई, डेवलप कंट्री बन जाए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मेजर्स टू रेज द शेयर ऑफ वुमेन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। कैसे मेजर करें हम लोग, कैसे पहुंचाएं उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर तक के, इसकी हम लोग बात करते हैं। मोर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू वुमेन। मैक्सिमम कोशिश करें कि अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी स्किल उन वुमेन्स तक के पहुंचाने की कोशिश करें। द एम्प्लॉयर शुड बी एनकरेज एंड इंड्यूस टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन। और वो एक रिजर्वेशन कर दे कि भैया इस जगह पे जो सीट्स है वो रिजर्व है, 30% वुमेन को मिलेगी, बाकी रेस्ट ऑफ द पर्सन्स को मिलेगी। ठीक है, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन मिले, अच्छी रहने की सुविधाएं मिले और कंपनी के पास में मिले तो उसको बहुत अच्छा लगेगा वर्क एनवायरमेंट, और वो ज्यादा दिनों तक के अच्छे से काम कर पाएगी और उसकी प्रोडक्टिविटी भी जो है इसमें बढ़ जाएगी। फॉर वर्किंग वुमेन शुड बी प्रोवाइडेड, वर्किंग वुमेन हॉस्टल शुड बी कंस्ट्रक्टेड। और वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स भी क्या करने चाहिए, सरकार
सरकार को बनाना चाहिए और कंपनियों को भी बनाना चाहिए, जिससे वो सेफ एंड सिक्योर रह सके। देयर शुड बी ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेशेस। क्रेशेस का मतलब होता है वो छोटे बच्चे जो मदर के साथ में रहते हैं, तो वो अगर वर्किंग वूमेन है तो उसको ऑफिस नहीं ले जा सकती, अब ऑफिस नहीं ले जा सकती तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए क्या किया जाए भाई, तो उस वुमेन के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी रहने की, खेलने की व्यवस्था वहां करवाई जाए, जिसको बोला जाता है क्रेश। ओके, एंड अदर फैसिलिटीज फॉर चाइल्ड केयर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ द मदर। ठीक है, तो किसी केयर टेकर को लगा दिया जाए ताकि वो क्या कर सके, उन बच्चों को संभाल सके। द पब्लिक ओपिनियन शुड बी क्रिएटेड टू शेड द ट्रेडिशनल बायस अगेंस्ट द वुमेन। अब वो पुराने जमाने की अगर हम लोग बात करें तो पुराने जमाने में तो बोलते थे लड़कियों का पढ़ना गलत है और घर से निकलना गलत है, बट अब देखा गया कि भाई नो बर्ड कैन फ्लाई विथ वन विंग। तो बर्ड को भी फ्लाई करने के लिए जब दो विंग्स चाहिए, ऐसे ही सोसाइटी को अगर आगे चलाना है तो दोनों विंग में, एक में अगर मेल है तो दूसरे में क्या होना चाहिए, फीमेल, तभी सोसाइटी हमारी क्या कर पाएगी, चल पाएगी। वुमेन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड वर्क अवे फ्रॉम द होम। तो अगर वो घर से दूर रह रही है तो उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी किसकी हो जाती है भाई, उन कंपनियों की हो जाती है। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, बट बहुत सारे कारण है जिसके कारण आज भी हमारे यहां क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है। एक्सेसिव बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन कल्टीवेशन, मैक्सिमम जो प्रेशर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे है। मतलब लैंड पे पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, नेट सोन एरिया जो है वो कम होता चला जा रहा है। जैसे ही नेट सोन एरिया कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। ओके, एक्सेसिव बर्डन हुआ है किस पे, पॉपुलेशन का, किस पे, लैंड पे। लैंड इज फिक्स्ड एज रिगार्डेड इट्स एरिया एंड ज्योग्राफिकल सिचुएशन। जहां पे लैंड है वहीं रहेगी, मगर एरिया धीरे धीरे करके क्या होते जा रहा है, कम होते चले जा रहा है। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सर्विसेज आर वेरी लिमिटेड। इसीलिए यहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्या हो रही है, कम हो पा रही है। रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन जितनी थी उससे बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। आज अप्रोक्सीमेटली बोले हम लोग तो इंडिया के पॉपुलेशन लगभग 136 करोड़ हो चुकी है और चाइना की जो है 139 करोड़ है। मतलब थोड़ा सा ही दूर है भाई, हो सकता है कि कुछ 2-1 साल में हम लोग चाइना से भी आगे बढ़ जाए। और हमारे पास लैंड एरिया कितना है, 2.7%। इसमें तो काम नहीं चल पाएगा ना भाई, तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आवर पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीजिंग एट फास्टर रेट्स देन द इंक्रीज इन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो भाई जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाएगी, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। और अपॉर्चुनिटीज कम होने का मतलब क्या है, यहां पे हमारा नुकसान होना है। यहां पे तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पॉपुलेशन पे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बिना काम यहां नहीं चल पाएगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत सारे मेजर्स लेके आ रही है, जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो सकता है कि एक सेशन में आ जाए, अभी आगे पीछे कभी ना कभी समर सेशन, विंटर सेशन या तो मॉनसून सेशन में ये बिल आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा भाई, ये जो भीड़ देख रहे हो आप, इस पे क्या हो पाएगा, कंट्रोल हो पाएगा। नहीं तो हमारे यहां रहना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। सिर्फ गाड़ियां और इंसान दिखेंगे रोडों पे तो हमारे लिए समस्याएं और बढ़ जाएंगी। आगे हम लोग बात करते हैं लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं मगर जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं भाई, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्या, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब ये फर्टिलाइजर्स यूज करने के कारण धीरे धीरे करके जो लैंड है वो बैरन में कन्वर्ट हो पा रही है। कन्वर्ट तो हो गई, अब क्या करोगे, और फर्टिलाइजर यूज करोगे तो बैरन धीरे धीरे करके होते जाएंगे और परमानेंटली जो है वो जो लैंड है वो हो गई डैमेज। अब इसको वापस फर्टाइल करना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, तो इतना आसान नहीं है भाई। इसीलिए क्या हो रहा है, हमारे यहां प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर सेक्टर में कम होती जा रही है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हैज बीन स्लो। क्यों? क्योंकि भैया हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। दूसरा, आज भी हम लोग मैनुअल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ना कि मैकेनाइज सिस्टम पे काम कर रहे हैं। दिस सेक्टर हैज बीन इनकेपेबल ऑफ मीटिंग द इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी। और कहीं ना कहीं ये इनकेपेबल है मीट करने में क्या, डेवलपिंग इकोनॉमी की जितनी भी डिमांड्स है उसको। नेक्स्ट बात करते हैं डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन हो तो रहा है बट ऑन पेपर हो रहा है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो बच्चों को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, थोड़ा सा लॉजिक लगा के उसमें दे दिया जाए तो बच्चे घूम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो रूट्स है, जो बेस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया गया। इसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। ओके, आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड्स ओनली जनरल एजुकेशन। क्या मिल रहा है हमें? सिर्फ जनरल एजुकेशन मिल रहा है। सो आवर एजुकेटेड पीपल आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर
मास्टर ऑफ नन। उनको बोलने के लिए तो बहुत सारा आता है कि हमें ये भी आता है वो भी आता है, बट जब करने बैठते हैं तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। तो इसीलिए जो दिखावे वाली जिंदगी है वो खत्म की जाए और असलियत जो है वो सामने आ जाए बच्चों की, ठीक है। लोग बोलेंगे कि 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, अरे बाप रे 10 साल से तैयारी कर रहे हो आप इसी चीज की, काम था 1 साल का मगर दिखावा था 9 साल का। तो इस तरीके से अगर लोग करते हैं किसी चीज की तैयारी तो भी वहां पे कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक समझ में आता है कि ये दूसरों को दिखाने के लिए काम कर रहे थे, खुद का कोई डेवलपमेंट यहां पे नहीं कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मैकेनाइजेशन, कहीं ना कहीं यहां लार्ज स्केल प्रोडक्शन तो हो रहा है बट यहां मैकेनाइज सिस्टम से हो रहा है। जब मैकेनाइज सिस्टम से काम होगा तो हमारे यहां के जो मैनुअल वर्क करने वाले लोग हैं वो यहां काम नहीं कर पाएंगे। जब वो काम नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, दुख की बात है। ओके, सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मशीन्स हैव बीन थ्रोन वर्कर्स आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब मशीन्स आने के कारण क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट खत्म होता चला गया, लोगों को वहां से भागना पड़ गया। ओके, इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रोडक्शन मेनी टाइम्स, और मशीन लगा दी तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ गया, मगर क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे करके यहाँ पे खत्म होना शुरू हो गए। इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस मशीन्स इनटू प्रोडक्शन, ठीक है। अब मशीन को इंट्रोड्यूस तो करवा दिया मगर धीरे धीरे करके जो ह्यूमन लेबर है, जो मैनुअल लेबर है, वो धीरे धीरे करके क्या होने लग गया है, खत्म होने लग गए भाई। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मेजर्स टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। हमारी कंट्री में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाएगा इसकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बोलता है इन्वेस्टमेंट इन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री में भी लगाया जाए पैसा और बेसिक इंडस्ट्रीज में भी पैसा लगाया जाए। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज को भी धीरे धीरे करके क्या करा जाए, अपलिफ्ट किया जाए। ओके, शुड बी इंक्रीज, दे प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अलोंग विद द सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब वो सारे गुड्स जो डे टू डे लाइफ में हमारे काम आते हैं और हमारी नीड्स को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करते हैं। ओके, अब कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से फायदा क्या है कि घर घर में इंडस्ट्री खुल जाएगी तो घर के बाकी लोग भी क्या कर पाएंगे, उसमें सपोर्ट कर पाएंगे और वो काम सीख भी पाएंगे और जो वेस्टेज है वो क्या होगा, बहुत ही मिनिमम होगा और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा यहां पे नहीं करना पड़ेगा बिकॉज दे प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट बाय अडॉप्टिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक। हम लोगों ने समझा था कि हमारे पास 2 टेक्निक होती है, एक तो कैपिटल इंटेंसिव और दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव। मतलब यहां पे हमारे पास जब लेबर अवेलेबल है तो हम लोग लेबर से काम करवाएं, ना कि हम लोग मशीनों से यहां पे काम कराएं, क्योंकि मशीन कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट कर रही है। एजुकेशनल सिस्टम शुड बी चेंज, एम्फेसिस शुड बी गिवन टू द वोकेशनल एजुकेशन। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता है, जरूरी है, क्योंकि थ्योरी से काम नहीं चलने वाला। थ्योरी से अगर काम करना होता तो लोग थ्योरी में बहुत सारी चीजें कर सकते थे, बट प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे अगर काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन शुड बी डेवलप। लोगों का आना जाना ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट बन गया बट विलेजेस से सिटीज तक के नहीं जा पा रहा, टाउन्स तक के नहीं जा पा रहा, तो वो बिकेगा नहीं। जब वो बिकेगा नहीं तो काम प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। मॉडर्नाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी डन। मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, मतलब टेक्निक्स बढ़ाए जाए, सीड्स की अच्छी क्वालिटी लाई जाए, जैसे बोलते हैं हम लोग HYV सीड्स, ठीक है, हार्वेस्टर्स लाए जाए, ये सारी की सारी चीजें लाई जाए ताकि हमारे प्रोडक्शन क्या हो सके, बढ़ सके। वेस्ट लैंड शुड बी यूटिलाइज, और वेस्ट लैंड को दूसरे पर्पस में यूज किया जाए और एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल ना होने दिया जाए, तभी हमारी कंट्री की डेवलपमेंट पॉसिबल है। ओके, सब्सिडीज एंड अदर इंसेंटिव्स शुड बी गिवन टू प्राइवेट सेक्टर। सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट गिवन बाय द गवर्नमेंट। सरकार जो किसी चीज को बनाने पे आपको क्या देती है, रियायत देती है, डिस्काउंट देती है, उसको बोलते हैं हम लोग सब्सिडी। जैसे हमारे घर पे जो LPG सिलेंडर आता है वो मान लेते हैं 1000 रुपीज का आता है, गवर्नमेंट कहती है आपको कि आप लोग 1000 अभी पे कर दीजिए, ठीक है, हमने कर दिए साहब। अब उन लोगों ने बोला कि आपका जो सिलेंडर है उसका 800 रुपए आपको देना है और 200 रुपए जो है हम लोग आपको क्या देंगे यहाँ पे सर, सब्सिडी देंगे, जो आपके अकाउंट में सीधे आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो गवर्नमेंट ये शो करना चाह रही है कि 200 रुपए हम हमारे तरफ से आपको दे रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये 200 रुपए खर्चा कौन उठाएगी, सरकार। किसको देगी, सिलेंडर बनाने वाली कंपनी, फॉर एग्जांपल BPCL। तो ये सब्सिडीज अगर मिलेगी तो लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे चीजों को। रूरल वर्क प्रोग्राम शुड बी इंक्रीज, और गांव में छोटे छोटे काम क्या करने पड़ेंगे, स्टार्ट करने पड़ेंगे। एक स्कीम है महात्मा गांधी
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें सरकार आपको रोजगार भी दे रही है और वहां पे डेवलपमेंट की भी क्या कर रही है, यहां पे बात करें तो इन कुछ तरीकों से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं भाई, कम कर सकते हैं। सरकार ने बहुत सारी स्कीम निकाली है जिसके थ्रू धीरे धीरे करके जो एराडिकेशन है अनएम्प्लॉयमेंट का वो किया गया है। एक एक स्कीम की बात करते हैं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, ये कब स्टार्ट किया गया भाई, अक्टूबर 1980 में। ये स्कीम क्यों लॉन्च करी गई, बोलता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। वर्कर्स आर प्रोवाइडेड सब्सिडाइज व्हीट एंड राइस, ठीक है, राइस और व्हीट आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलेगी इसमें, ओके, अंडर द प्रोग्राम, मतलब आपको काम करने के बदले में खाना मिलेगा यहां पे, ओके। Employment amounting to 1774 million man a days have been generated. It has been merged in जवाहर रोजगार योजना in 1989, ठीक है। तो सब्सिडाइज्ड रेट पे यहाँ पे व्हीट और राइस आपको यहाँ पे मिलते थे। RLEGP की बात करें, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में क्या किया गया, ये लॉन्च करी गई अगस्त 1993 में। इसमें स्कीम में गारंटी दी गई कि आपको एटलीस्ट एक लैंडलेस जो बंदा है, जो फार्मर है, उसको 100 दिनों तक के यहां पे क्या दी जाएगी, रोजगार दी जाएगी, ओके। RLEGP हैज जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट 1013 मिलियन, मतलब लगभग इतने सारे लोगों को यहां पे क्या मिला, यहां पे रोजगार मिला मैन अ डे अप टू दिसंबर 31, 1990। इट हैज बीन मर्ज टू JRY इन 1999 और इसको मर्ज कर दिया गया 1999 में। इन अप्रैल 1999 JRY वाज रीस्ट्रक्चर्ड एज जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ओके। तो ये दो स्कीम्स थी। आगे हम लोग बात करेंगे ट्राइसेम की, ओके, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम, ओके। कब स्टार्ट हुआ भाई, अगस्त 1979 में। इट प्रोवाइडेड रूरल यूथ विथ टेक्निकल स्किल टू अनेबल देम टू टेक अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में भी वो सेल्फ एम्प्लॉयड अगर स्टार्ट कर देते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है सरकार के लिए। रूरल इंडस्ट्री स्टार्ट करे, सर्विसेज स्टार्ट करे, बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट करे, इन सब के लिए सरकार क्या है, आपकी मदद करने को तैयार है। अप टू दिसंबर 1988 अबाउट 15 मिलियन पर्सन हैव बीन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग अंडर दिस सिस्टम, ठीक है। तो मतलब 15 मिलियन लोगों को यहां पे क्या मिल चुकी है भैया, रोजगार मिल चुकी है। सेपअप की बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन पुअर, जो शहरों में रह रहे हैं मगर अभी भी क्या है, पुअर है, ओके। द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1986 विद अ व्यू टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पुअर पीपल, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली किसको भैया, पुअर पीपल को इन अर्बन एरियाज। द स्कीम कवर्स ऑल सिटीज नॉट कवर्ड बाय IRDP, ठीक है। जो IRDP में नहीं आ रही थी वो सेपअप में क्या करें इन लोगों ने, इन्वॉल्व कर ली। अप टू 1987-88 रुपीज 132 करोड़ ऑफ लोन्स वर सैंक्शन टू द प्रोग्रामर्स, ठीक है। जो भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे उन सबको कुल मिला के कितना पैसा मिला, 132 करोड़ एज अ लोन मिला। तो ये सारी स्कीम्स की हम लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की। फिर हम लोग आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। पास तो हो गए मगर अभी भी नौकरी नहीं है, इसके लिए सरकार ने क्या बोला, 83-84 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करी, ओके। एनकरेज द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ टू अंडरटेक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स। तो अलग अलग आप कंपनियां खोल सकते हैं जिससे आपको क्या मिलेगी भाई, अर्निंग्स मिलेगी और गवर्नमेंट को आप क्या करोगे, धीरे धीरे करके पेड ऑफ कर दोगे पैसा पूरा का पूरा। लास्ट हम लोग बात करते हैं जवाहर रोजगार योजना की, ठीक है, क्योंकि इसी से सारी स्कीम्स क्या हो गई, आगे चल के क्लब हो गई। दिस स्कीम वाज अनाउंस्ड ऑन अप्रैल 28, 1989 इन द लोकसभा। इट इज एन एम्बिशियस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एक्ट एनविसेज 2100 करोड़, कितना पैसा मिला भैया, 2100 करोड़ लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब पैसे से सहारा मिला to village panchayat. The yojana seeks to provide employment to at least one member of each rural poor family for 50 to 100 days in a year. 50 से 100 दिनों का रोजगार यहाँ पे लोगों को मिलेगा। तो ये जवाहर रोजगार योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट योजना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए करना क्या होगा आपको, तो इसके लिए एक छोटा सा काम करना है, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारा कंटेंट और बेस्ट टीचर्स अवेलेबल है। यही नहीं, CBSE, ICSE और ऑल स्टेट बोर्ड्स का यहाँ पे इजिली कंटेंट अवेलेबल है। इसी के साथ यहाँ पे ये भी होने वाला है, क्या होने वाला है भैया नया, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होने वाली है। यहाँ पे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यहाँ पे अंडर वन रूफ तैयार किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नीट, क्लैट, JEE, AI, CUET और TET। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।